नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका। जवाब देना पड़ेगा मैं। तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। सभी पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और पार्टियों द्वारा लाई गई या लाई जा रही योजनाओं में मीन मेख निकाले जा रहे हैं। इसी बीच चुनाव सुधार से जुड़ा बिल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी पास हो गया। इस बिल में वोटर आईडी से आधार को लिंक करने का प्रावधान है। कई विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर आपत्ति जताई है और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इससे लोगों की निजता और सुरक्षा को खतरा होगा। इसी के साथ यूपी की राजनीति में अब फोटो पॉलिटिक्स भी सामने आ गई है। यूपी बीजेपी की ओर से समाजवादी पार्टी के मुखिया कहे जाने वाले मुलायम सिंह की तस्वीर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ जारी करके एक नई तरह की राजनीति शुरू कर दी गई। इस तस्वीर में संघ प्रमुख मोहन भागवत और लाल टोपी पहने सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव एक ही सोफे पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यह मुलाकात भले ही एक शादी में एक सामान्य मुलाकात हो, लेकिन दो अलग अलग विचारधाराओं से जुड़ी इन हस्तियों की इस मुलाकात पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। यूपी कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव और संघ प्रमुख मोहन भागवत की इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि नई सपा में सा का मतलब संघवाद है। इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी सपा कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। चुनाव सुधार से जुड़ा एक अहम बिल द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 सोमवार को लोकसभा में पास हो गया। इस बिल को अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा और इस बिल के कानून बनते ही वोटर आईडी से आधार कार्ड को लिंक करने का रास्ता साफ हो जाएगा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार और वोटर कार्ड को लिंक करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन इस कानून से ये रास्ता बन जाएगा। चुनाव सुधार से जुड़े इस अहम बिल में आधार वोटर आईडी लिंकिंग के अलावा 3 और बड़े बदलाव किए गए। हालांकि विपक्ष ने वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर आपत्ति जताई है। इस बिल में जो अहम प्रावधान है वो है वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने का। चुनाव आयोग ने ही इसकी सिफारिश की थी। तर्क है कि अगर वोटर आईडी से आधार कार्ड को जोड़ दिया जाता है तो उसे चुनावों में फर्जी वोटिंग को रोका जा सकेगा। साथ ही वोटर आईडी की डुप्लीकेसी पर भी लगाम लगेगी। इस बिल में वोटर लिस्ट में साल में 4 बार नाम जुड़वाने का प्रावधान भी है। अभी तक साल में 1 बार ही नामांकन करवा सकते थे, लेकिन अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को नामांकन करवा सकेंगे। विपक्ष को इस बिल में सबसे ज्यादा आपत्ति आधार कार्ड और वोटर आईडी को साथ जोड़ने पर है। विपक्ष का आरोप है कि इससे प्राइवेसी का हनन है और डेटा भी चोरी हो सकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आधार कार्ड निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आधार को वोटर कार्ड से जोड़ा जाता है तो इससे गैर नागरिकों को भी वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। थरूर ने कहा कि इसके जरिए सरकार संभावित रूप से गैर नागरिकों को वोटिंग का अधिकार दे रही है। एआईएमआईएम सांसद असाउद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि आधार और वोटर कार्ड को जोड़ना सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें अदालत ने निजता को मौलिक अधिकार बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा होने से लोगों की निजता और सुरक्षा को खतरा है। वोटर आईडी को और आधार को आप लिंक कर रहे हैं, ये प्राइवेसी के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पोटोस्वामी में कहा प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। तीसरा ये है कि आधार का ऑथेंटिकेशन जो मैंडेटरी बनाया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स के लिए इस्तेमाल होगा। चौथी बात यह है कि वोटर एनरोलमेंट और वोटर कार्ड जो इशू किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ से, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब आप आधार को वोटर आईडी से जोड़ रहे हैं तो आप तो इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस पर, ऑटोनॉमी पर सवाल उठा रहे हैं। आखिरी बात यह है कि ये अगर बिल कानून बनेगा तो कल मोदी सरकार इस कानून के जरिए वोटर्स को सप्रेस करेगी, डिसएनफ्रेंचाइज करेगी, उनका वोटर प्रोफाइल बनाएगी और डिस्क्रिमिनेट करेगी बेनिफिशियरीज जो गवर्नमेंट स्कीम के होते हैं। और इसका नतीजा ही निकलेगा कि जो हमारे पास प्रिंसिपल है सीक्रेट बैलेट का, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सब खत्म हो जाएगा। अब आपको बता दें कि लोकसभा में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को पेश किया था। विपक्ष की आपत्तियों पर रिजिजू ने जवाब देते हुए कहा कि इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और डुप्लीकेसी को रोका जा सकेगा।
रिजिजू ने कहा कि इस आधार पर आधार और वोटर आईडी को लिंक करने से अगर इलेक्टोरल रोल में किसी व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा बार है तो अपने आप ही वोट हट जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आधार को लिंक करना वैकल्पिक होगा। कोई व्यक्ति चाहेगा तो ही उसका वोटर आईडी आधार कार्ड से लिंक होगा। आधार को इलेक्टोरल रोल का साथ लिंकिंग है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक वॉलंटरी है और ये ऑप्शनल है। और इससे एड्रेस पता करने में और आपका नाम अगर एक इलेक्शन में आपका वोटर लिस्ट 4-5 जगह में है तो आप 4-5 जगह में तो वोट नहीं करेंगे ना, एक ही जगह करेंगे। तो नकली वोटर, फर्जी वोटर या आपका जो फेक वोटिंग होता है, इसको रोकने में ये आज का जो बिल है ये बहुत बड़ा काम करेगा। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे आज हम डिबेट और आपका परिचय करवा देते हैं। जो मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से संजीव त्रिवेदी जी, कांग्रेस पार्टी से राकेश सिंह जी, बीजेपी से कैप्टन आई सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार विश्वेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप चारों का आर्या न्यूज पर। आप चारों को मेरा नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है राकेश सिंह जी, आपके पार्टी के बड़े नेता शशि थरूर ने यह बात कही है कि इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि जो नागरिक नहीं है वो और वोटर लिस्ट में जुड़ जाएंगे। आप समझाएंगे कैसे? पहली प्रतिक्रिया आपकी राकेश सिंह जी। देखिए, निश्चित तौर पर एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि आधार कार्ड जो है वो वेलफेयर के लिए, दूसरी तरफ वोटर आईडी को हम नागरिकता का प्रमाण मानते हैं। अगर आधार कार्ड को आप वोटर आईडी से ऐड करेंगे और उसमें आपने ये संशोधन रखा है कि अगर व्यक्ति चाहे तो ऐड करेगा, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि इससे फर्जी वोटिंग रुक जाएगी। जो फर्जी वोटिंग कर रहा है वो ऐड ही नहीं करेगा, 4 जगह वोट डाल रहा है, उसकी मर्जी है ऐड करना या नहीं करना। तो आप कानून भी बना रहे हैं और लिबर्टी भी ये दे रहे हैं, तो आपकी मंशा समझ में नहीं आ रही कि आप क्या करना चाहते हैं। आप क्या जो नागरिक नहीं है उनको नागरिकता देना चाहते हैं, या आप ये ऑप्शन दे रहे हैं कि 4 जगह वोट डाल सकते हैं, वो ऐड ना करें और बाकी जो 1 जगह वोट डाल रहा है वो ऐड कर ले, वो भी उसकी मर्जी हो तो ऐड कर ले। तो ये कानून नहीं होता है, ये कोई साजिश होती है। और इसी ओर इशारा सारे दल कर रहे हैं कि अगर आप कानून लागू करते तो फिर सबके लिए एक जैसा करते कि सबको ऐड होना है, उसमें आधार कार्ड से लिंक करना है, लेकिन उसमें ऑप्शनल आपने रखा है कि आप चाहो तो लिंक करो और चाहो तो ना लिंक करो। तो जो 4 जगह वोट डाल रहा है वो क्यों लिंक करेगा? उसको रोकने का क्या रास्ता है? तो ये बहुत साफ और स्पष्ट है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, और साफ होती तो साफ गोई से वो कानून सबके लिए लागू होता। इसका मतलब आप कुछ डेटा एकत्रित करना चाहते हैं और ये डेटा फिर सार्वजनिक होगा, दुरुपयोग होगा, क्योंकि आधार कार्ड से बहुत सारा पर्सनल डेटा भी जुड़ा हुआ है, उसको कैसे सिक्योरिटी होगी? बजाय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप प्रोटेक्ट, ऐसा निजता का प्रोटेक्ट करने का कानून लाएं, वो तो आज तक ला नहीं पाए। वोटर आईडी को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाना, उसको और अधिक मजबूत करना, वो करा नहीं। और अब एक नया शगुफा लेके आए हैं कि वोटर को आधार कार्ड से जोड़ देंगे, वो भी आपकी मर्जी हो तो जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। तो इस कानून का मतलब क्या है, ये बीजेपी वालों को समझाना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक टॉपिक जो आपकी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, उसमें बताया गया है कि ये नई सपा है और इसमें सा का मतलब संघवाद है। मतलब वो तो एक नॉर्मल एक शादी प्रोग्राम था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेज प्रताप यादव जो सांसद थे उनके कार्यक्रम में गए हुए थे। ये तो एक वैवाहिक कार्यक्रम था। इतनी छोटी सी चीज आपको समझ में नहीं आई राकेश सिंह जी? देखिए, समझने वाली बात होती है, छोटी सी चीज नहीं है। चुनाव को बहुत कम समय बचा है, ऐसे समय में ऐसी तस्वीर जान करके पोस्ट कराना और खिंचवाना, वो संदेश देना तो साफ संदेश है ना। जिस पार्टी के खिलाफ आप संघर्ष कर रहे हैं, बातें तो सब में होती है, कोई मतभेद नहीं होता, मतभेद होता है, लेकिन दर्शाया नहीं जाता है। ऐसा तो नहीं होता है कि चुनाव को 15 दिन 1 महीना बचा है और आप एक साथ जाके फोटो खिंचाएंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये संदेश देना चाहते हैं कि जो छापे पड़े उससे आप डर गए हैं और अब संघ की शरण में चले गए हैं। छापों का डर शायद सपा पार्टी के दिमाग पे आ गया है और अब वो ताकत से नहीं लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ही एक पार्टी है जो पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, योगी जी के विरोध में खड़ी है। अब सपा की स्थिति तो यह है कि उन्हें सिर्फ छापों तक सीमित कर दिया गया है कि आप छापे ना पड़े तो वो शांत भाव से अपनी यात्रा निकाले और घर में बैठे। और ये तस्वीर यही संदेश देती है। ठीक है राकेश जी, लौटते हैं आपके पास। कैप्टन सिंह जी, आपके पास सबसे बाद में आऊंगा क्योंकि आप सारे इन सब लोगों के सवालों को देख लें और लास्ट में अपनी प्रतिक्रिया दें। विश्वेंद्र कुमार जी, मैं आपका रुख करता हूं। आप ये जो तमाम चीजें देख रहे हैं, वोटर आईडी को आधार से जोड़ने पर आपत्ति की जा रही है,
आपके नजरिए से, एक पत्रकारीय नजरिए से देखा जाए, क्योंकि राजनीतिक दल तो अपनी अपनी उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, अपने अपने एजेंडे होते हैं, पत्रकारीय नजरिए से देखा जाए तो क्या वाकई इसमें कोई आपत्तिजनक चीज है? विश्वनाथ कुमार जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। पवन जी, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, चूंकि ये देश के हित में, जनता के हित में है और ये नियम के तहत लोकसभा में लाया गया। मैं अगर जिक्र करूँ, चुनाव कानून संशोधन विधेयक जो कल की डेट में आया था लोकसभा में 20 तारीख को, और वो सिस्टमेटिकली आया था। बल्कि आपको एक चीज़ खास बतानी चाहूँगा, उस समय चूंकि मैं लोकसभा में था उपस्थित, तो चूंकि जिस समय किरण रिजिजू जी कानून मंत्री ने पेश किया, कानून मंत्री जी ने, तो उसी समय अधीर रंजन चौधरी ने इसका विरोध किया कि इसको समिति में भेजिए और वहां से पास कराइए या वहां से सुझाव लेके आइए। तो उन्होंने तुरंत कहा कि ये समिति से ही होकर आया है, समिति से ने अपने सुझाव दिए और वो सुझाव हमने लिए हैं और वो सुझाव इसके साथ जुड़े हुए हैं। बल्कि उन्होंने साथ ही साथ कहा, कानून मंत्री भारत सरकार किरण रिजिजू ने, कि ये स्टेट्स, कई सरकारों से हमने चर्चा की है, राज्यों से और चुनाव आयोग से भी चर्चा की है, उसके बाद इसको लेकर हम आए हैं। इसकी बहुत महत्ता है और जरूरत है, इसलिए समिति के द्वारा और स्टेट के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पर पहुंचा है और इसमें पटल पे रखा गया है। तो वो पटल पे रखा गया, पास हुआ ध्वनिमत से, और ये एक अच्छा विधेयक है। विशेष बात इसमें रहेगी कि पारदर्शिता आ जाएगी, ये एक अच्छी बात है। जो डुप्लीकेसी थी, डबल जो कार्ड बनते थे, पहचान पत्र बनते थे, या 3-3, 4-4 जगह से वोट डाली जाती थी, वो खत्म हो जाएगी, फर्जी मतदान बंद हो जाएगा। अच्छा, एक चीज इसमें और भी है, जो दूसरा मुद्दा हमारा है, एक मोहन भागवत जी के साथ सपा प्रमुख मुलायम सिंह जी की फोटो आ गई। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो पॉलिटिक्स बीच में शुरू हो गई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। हालांकि इससे पहला चुनाव तो इन लोगों ने एक ही साथ लड़ा था, लेकिन अब तो एक दूसरे के जानी दुश्मन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विश्वनाथ कुमार जी, आपकी प्रतिक्रिया? देखो पवन जी, ये शादी समारोह था एक बच्चे का, निहारिका जिसका नाम था, उपराष्ट्रपति नायडू जी की पोती का, उसमें सभी दल के लोग गए हुए थे, कल शाम का था। उस समय मोहन भागवत जी उस सोफे पर थे, मुलायम सिंह यादव जी सोफे पर थे एक साथ, और इस बीच में कल उनका जन्मदिन था, अर्जुन राम मेघवाल, जो भारत सरकार में संस्कृति मंत्री हैं। उस समय वो आए, उन्होंने अपनी चर्चा की, तो वो फोटो वहां लिया गया, उन्होंने ट्वीट कर दिया अर्जुन राम मेघवाल जी ने। चूंकि विशेष बात थी, अर्जुन राम मेघवाल जी का जन्मदिन था, वो भागवत जी के पास स्पेशली गए थे, तो वो फोटो वहां से उन्होंने ट्वीट किया। दूसरा ट्वीट किया कांग्रेस ने, तो उन्होंने जोड़ना चाहा कि संघ और सपा एक साथ आने की संभावनाएं बनी हुई है, ताकि वो डर गई है जो छापे जारी है। छापे की जो प्रक्रिया है वो कानून नियम अलग चीज है, वो अगर आदमी मतलब ये एक शिष्टाचार भेंट इसको माना जाए, मोटा मोटा निश्चित तौर पर शिष्टाचार भेंट थी। एक समारोह में भेंट थी, निहारिका के प्रोग्राम में, उसकी उपराष्ट्रपति की पोती के प्रोग्राम में, और सभी लोग आए हुए थे। तो संभवतः जहां जगह होती है उसमें वहीं लोग बैठते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक पार्टी के लोग उसमें बैठेंगे। ठीक है, संजीव त्रिवेदी जी, आप थोड़ा सा देर से जुड़ पाए, आपका भी बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। और आपसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता ने यह कहा है कि आपने इस तरीके की ये जो मुलायम सिंह जी और जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बीच में मुलाकात हुई है, इसको इन्होंने जो तूल दिया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दूसरी बात, वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? पहली प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद हम कैप्टन आरिफ सिंह जी से आप सबके सवालों का जवाब देंगे। तो एक बात समझ लीजिए पहले कि शादी जैसे व्यक्तिगत कार्यक्रम में, ये बहुत व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है और आमंत्रित लोग बहुत चुनिंदा लोग होते हैं, और जहाँ पे उपराष्ट्रपति के परिवार में शादी हो तो निश्चित रूप से वहां पे बुलाए गए जो मेहमान होंगे बहुत कम होंगे। मानिए नेताजी कहाँ बैठे थे, किसके साथ बैठे थे, वहां जितने सोफे होंगे उसी में निश्चित रूप से कोई न कोई बैठा होगा। हो सकता है नेताजी पहले से बैठे हों, मोहन भागवत जी बाद में आ गए हों। कौन कहाँ बैठा ये महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, महत्वपूर्ण होता है राजनीति में विचारधारा। क्या आपकी विचारधारा क्या है? जो लोग इस तरीके की फोटो को वायरल करने का प्रयास कर रहे हैं या जनता को भ्रम में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे तो उनकी भौतिक क्षमता के ऊपर बड़ा तरस आ रहा है कि इससे क्या समाज के अंदर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मैसेज समाज के अंदर ये होना चाहिए कि कैसे कम्युनल हार्मनी बनेगी, कैसे देश में एकता बनेगी। ठीक है, मैसेज ये नहीं होना कौन किसके साथ बैठा, कौन किसके साथ खड़ा हुआ, कौन कहाँ मिला, कौन किसके साथ बोल रहा था। समाज में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। दुश्मनी विचारधारा की हो सकती है, विरोध विचारधारा का हो सकता है, व्यक्तिगत विरोध नहीं होता है। ठीक है, वोटर आईडी को आधार से जोड़ने पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है संजीव त्रिवेदी जी?
अगर माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए तो क्या इसका क्या मतलब हुआ कि माननीय ठीक है, इसको प्रधानमंत्री मान लिया, समाजवादी पार्टी शामिल हो मान लिया इसको शिष्टाचार भेंट है, लेकिन आपकी तरफ से भी, बिल्कुल, आपकी पार्टी की तरफ से भी शिष्टाचार पलटवार रूप से किया इसको गया। आप लोगों ने शरद पवार की जो पुत्री हैं सुप्रिया सुले जी, उनका फोटो ट्वीट कर दिया। हालांकि किया आपने भी वही, उस समय आप ये कह रहे थे कि शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन खैर उसको जाने देते हैं, क्योंकि राजनीति चल रही है, चुनावी पारा चरम पर है, तो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। संजीव त्रिवेदी जी, वोटर आईडी को आधार से जोड़ने को लेकर जो बिल है, आज वो राज्यसभा में भी पास हो गया, राष्ट्रपति जी की उस पर साइन होंगे और मोहर लग जाएगी, गजट में छपके वो कानून बन के आ जाएगा। बात समझ में नहीं आती है जी, कि आज समाज के अंदर, देश के अंदर बहुत सारे काम ऐसे पड़े हैं जिन पर काम हो जाना बहुत जरूरी है। ये नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट सरकार क्यों कर रही है, इसका उद्देश्य मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आज उससे ज्यादा महत्वपूर्ण समाज के अंदर और काम है। ठीक है, मुझे लगता है सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारी जीडीपी नीचे गिरती चली जा रही है, हमारा विकास की गति नीचे गिर रही है, उसको बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट जो कर रही है सरकार, ये समझ से परे। ठीक है संजीव त्रिवेदी जी, आएंगे आपके पास सेकेंड राउंड में। आपको लगता है कि ये रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं ये नहीं होने चाहिए। कैप्टन राज सिंह जी, आपने सबको सुन लिया और अब ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं इन पर आपका पहला कमेंट, उसके बाद डिबेट ओपन करेंगे। कैप्टन राज सिंह जी। जी पवन जी, जिस तरह से हम पहले कांग्रेस प्रवक्ता से शुरू करेंगे जी। कांग्रेस प्रवक्ता ने जो दलीलें दी, जो कहा, वो बिल्कुल ही उनकी सोच को मैं ये कहूँगा कि एक रूढ़वादी सोच मान के चलेंगे, क्योंकि हमारी ना कोई ऐसी सोच है, ना हमारा किसी से गठबंधन होने जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश में इस टाइम वर्तमान सरकार में और बहुत बड़े बहुमत से आए और दोबारा भी जनता हमें इसी तरह का आशीर्वाद देने जा रही है कि वहां हम अब की बार इससे भी बढ़ के बहुमत में आ रहे हैं। और हम इस कोई खोखले वादे और दिखावा, ऊपर से जनेऊ पहनना या वक्त वक्त पे जो है ना जरूरत पड़नी तो गंगा में डुबकी लगा लेना, मंदिर में भी चक्कर मारे आना, ये हम नहीं करते। हमारे जो है ना हृदय में राम और हृदय में देश बसता है, हमारे हृदय में हिंदुत्व बसता है। तो हम विकास को और हिंदुत्व को लेके जो है ना आम जनता के सामने गए, तो हम उसी के हिसाब से वोट मांगेंगे। हमने जो जनता के सामने किया है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे कोरोना काल से बाहर निकल के आए हो, हमने गरीब जनता को वहां जिस तरह से जो है ना कोरोना काल में 80% लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया है, 8 लाख लोगों को वहां रोजगार दिया है, जैसे ये कह रहे हैं कि मैंने रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से जो कोरोना काल में दूसरे प्रांतों से भाग के आए थे, आज योगी जी ने उनको वापस दूसरे प्रदेश में लौटने नहीं दिया है, उन्हीं को वहां रोजगार दिया है। जो धंधा करना चाहते थे उनको आर्थिक मदद पहुंचाई गई है, और जो नौकरी करना चाहते थे उनको जो है ना कहीं नौकरी एडजस्ट करा है। तो हम विकास पे वोट मांगेंगे और विकास पे दोबारा फिर सरकार बनाएंगे। तो ये बात सोच लें। और रही बात गठबंधन की, हमारे समाजवादी से हम गठबंधन करेंगे कभी नहीं हो सकता। समाजवादी हमारा गठबंधन को मतलब ही नहीं है। समाजवादी हमारे, तो ये मैं तो ये कहूंगा कि दूसरे नंबर पर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक संजीव त्रिवेदी जी ने और बात कही कि वोटर आईडी को आधार से जोड़ने को लेकर उनकी आपत्ति ये रही कि तमाम और भी बहुत सारे काम करने को हैं, आप लोग ये नए नए एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल पवन जी, बहुत अच्छा मुद्दा है ये। अभी जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार विश्रेंद्र कुमार जी ने जो कहा, बहुत अच्छे शब्द इन्होंने रखे थे, हालांकि पर उस पर कुछ बचता नहीं है कहने के लिए कि वोटर आईडी आधार से जोड़ना बहुत जरूरी था। ये कार्य तो सच देखा जाए तो पिछली सरकारों ने कर देना चाहिए था, मगर इनकी मंशा नहीं थी। क्योंकि वोटर आईडी जब आधार से लिंक हो जाएगी तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चुनाव में बिल्कुल पारदर्शिता आ जाएगी। जो एक शख्स 10-10 जगह वोट डालता था, यहां पर कुछ नाम थोड़ा बदल दिया, वहां जाके तीसरी पोलिंग पे कुछ नाम बदल दिया, गांव में कुछ बदल दिया, तो ये चीजें अब खत्म हो जाएंगी। और मैं आपको बताऊं कि बाहर से जिस तरह से बुला के लोगों ने बसाए हैं और उनके वोटर कार्ड बनवा दिए हैं, ठीक है, और जो है ना उनकी वोटर ज्यादा से ज्यादा उनका वोट डलवाया जाता है, ठीक है। अब वो एक ही वोट गिरेगा जो सत्यता होगी जिसमें, तो ये चुनाव सुधार बहुत जरूरी था। अब इन लोगों को ये पसंद क्यों नहीं आ रहा है कि जो फर्जी वोटिंग होती थी इनकी, वो अब इनको बंद हो जाएगी, इसलिए इन्हें ये मुद्दा जो है ना बहुत हल्का नजर आ रहा है। वोटर आईडी कार्ड जो है वो आधार कार्ड से जुड़ जाएगा, ये बड़ी दलील दी जा रही है और कुछ हद तक ये व्यवहारिक भी लगता है, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार विश्वेंद्र कुमार जी ने बताया। कैप्टन राज सिंह जी, एक सवाल और जानना चाहूंगा। प्रियंका गांधी जी ने आज कहा है कि जब वो उन्होंने महिलाओं को लेकर, उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं इस तरीके से नारा दिया और महिलाओं को लेकर आवाज बुलंद की, तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी को
उनकी याद आई। आज प्रयागराज में उन्होंने बड़ी सौगातें, बहुत बड़े बड़े ऐलान कर डाले हैं। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी का ग्राफ जो है वो आपको चुनौती देता हुआ अब नजर आ रहा है? जिस सिंगल डिजिट में वो 2017 में रहे थे, इस बार कुछ कमाल हो सकता है? पवन जी, महिलाओं का नहीं, हमारा पूरा देश प्रेम है और महिलाएं तो हमारी सर्वोपरि रही है। हमारा नारा ही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो हमारा शुरू से नारा रहा है। तो ये प्रियंका गांधी जरूर, ये वक्त वक्त पे जब चुनाव आता है तब ये निकलती हैं। अब जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग कहते रहते हैं कि अब की बार हमारी प्रियंका गांधी बहुत सक्रिय। अरे भाई, ऐसा कौन सा चुनाव गया है जिसमें प्रियंका गांधी सक्रिय ना रही हो? हर चुनाव में रही है। पिछली बार आपने जब समाजवादी के साथ मिलकर लड़ा था, उस टाइम भी प्रियंका गांधी बढ़ चढ़ के प्रचार कर रही थी। जब सोनिया गांधी का प्रचार उनने बढ़ चढ़ के किया था, राहुल गांधी का अमेठी में बढ़ चढ़ के किया था। ऐसा कौन सा चुनाव जिसमें वो सक्रिय ना रही हो? मगर दुनिया अब उन्हें जान चुकी है कि ये भेष बदलती है। जब चुनाव आ जाता है तो गंगा डुबकी भी लगा लेती है और चुनाव निकलते ही वो अपने आप को चर्च में जाके खड़े होकर माफी भी मांगती हैं कि हमसे गलती हो गई कि हमने जाके गंगा स्नान किया। तो ये इनके डबल डबल चेहरे हैं। ठीक है। मगर हमारा जो ध्येय है वो हिंदुत्व है और ये देश है और देश का विकास है। हम इससे ना कभी हटे हैं और ना हटेंगे। हमारा सर्वोपरि हमें पहले देश और हिंदुत्व और देश का विकास। ठीक है। मगर इन लोगों के ये नहीं है। ये समय समय से अपने जो है ना जैसा माहौल देखते हैं उस हिसाब से अपने आप को बदलते रहते हैं। ठीक है। तो दुनिया इनको समझ चुकी है, चाहे वो समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो। तो इनकी नीतियां हर तरह से जनता जान चुकी है, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया है। ठीक है। राकेश सिंह जी, आज आपकी पार्टी की तरफ से ट्वीट करके नई सपा में संघवाद सा का मतलब आपने ये एक नया वाक्य जोड़ा है। आपको याद होगा जिस वक्त ये जो बाबरी विध्वंस हुआ था, बाबरी ढांचा को, उससे पहले जो मुलायम सिंह जी की सरकार थी उसमें बीजेपी की एक तरीके से टेक लगी हुई थी। और जब वो बाबरी विध्वंस हुआ, माफ कीजिएगा, बाबरी विध्वंस जब कार सेवकों के ऊपर गोली चली, उसके बाद जब बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तब उस टेक में आपने सहयोग किया था मुलायम सिंह जी का। आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी और सपा आपस में हो जाएगी। लोग हंसेंगे सर आपकी इस दलील के ऊपर। राकेश सिंह जी, देखिए, मेरी बात मैं वहीं से शुरू करता हूं। जो जनेऊ की बात कर रहे थे, हिंदू धर्म में ऐसा कौन सा नियम है कि कपड़े पहन के गंगा स्नान किया जाता है, जूते पहन के कलश लेके मंदिर में जाया जाता है? ये शायद हिंदू धर्म में तो नहीं है, लेकिन हिंदूवादियों के धर्म में जरूर है। अब देश को यह तय करना है कि हिंदू जो गांधी जी मानते थे उस पे चलना है, या हिंदूवादी जो गोडसे हैं, हिंदुत्ववादी जो उनकी विचारधारा गोडसे की, उस पे चलना है। वो लोग तो जूते पहन के मंदिर में जा सकते हैं, कपड़े पहन के नाच सकते हैं, गंगा में डुबकी लगाने की नौटंकी कर सकते हैं, लेकिन सच्चा हिंदू कभी कपड़े पहन के गंगा में डुबकी नहीं लगाता है। अगर किसी शास्त्र में लिखा तो मुझे बता दीजिए। तो सबसे पहले तो जनेऊ की बात करना, टीका टिप्पणी करना, पहले खुद देखें अपने आईने में चेहरा कि कितना विभत्स है हिंदू धर्म का, कैसे दुरुपयोग किया जाता है। इससे पहले तस्वीरें तो प्रयागराज से तब भी आई थी जब प्रियंका गांधी जी ने काले कपड़ों में उस समय गंगा स्नान किया था, रुद्राक्ष की माला रखते हुए, सूर्य को अर्घ देते हुए, तस्वीरें वो भी थी। धर्म की किताब पढ़ लीजिए, महिलाओं को छूट है। ठीक है। और जो हिंदू और हिंदुत्ववादी को लेकर आपकी एक नई डिबेट आ गई, कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था इस तरीके से कि आप हिंदू और हिंदुत्व को अलग करके देख रहे। सर, जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, जिस तरीके से अपनों का अपनत्व होता है ना, वैसे ही हिंदू का हिंदुत्व होता है। आप दोनों को अलग कैसे कर रहे हैं? बोलने देंगे तो मैं समझा। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल बोलिए, कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, इस देश का हिंदू वो है जो गांधीवाद पे चलता है। गांधी जी भी हिंदू थे, सुबह शाम पूजा पाठ करते थे, प्रार्थना होती थी, और वही सामने हिंदुत्ववादी था जिसने उनके सीने में गोली उतारी थी, था नाथूराम गोडसे। कौन था नाथूराम गोडसे? इतिहास गवाह है। कौन से लोग उसके साथ थे? इतिहास गवाह है। और आज भी इस देश में जो शासन कर रहे हैं वो लोग नाथूराम गोडसे को किस नजर से देखते हैं? इतिहास गवाह है। अगर हिंदू धर्म की रक्षा करना है और हिंदू बनना है तो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा। कौन लोग, किन लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं राकेश सिंह जी? कौन लोग? ये तो पूरे इतिहास में साफ है ना। नहीं तो आप मीडिया पे, आप इस समय नेशनल मीडिया पे बता दीजिए कौन लोग। बीजेपी को और आपका इशारा है, समाजवादी पार्टी को और इशारा है आपका। मेरा सीधा इशारा नहीं है, मेरा दावा है। और ये इतिहास भी दावा करता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुरखे थे वो सब कहीं ना कहीं गांधी जी की हत्या में शामिल थे। ठीक है, इतिहास बोलता है।
ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं ठीक है, ये तो जवाब लिखा लेते हुआ हैं। है। और कैप्टन अगर आई सिंह जी, इसको आप नहीं गांधी बताएंगे, जी की हत्या में बीजेपी तो के फिर लोगों ये का तो बड़ा अटैक उनका आपके ऊपर। नए कैप्टन आई सिंह पीढ़ी जी, के साथ बिल्कुल बिल्कुल अन्याय पवन जी, मैंने बताना चाहूंगा, ये गांधी जी की बात कर रहे हैं मगर गांधी जी के आदर्श पे ये कितना चल रहे हैं। अगर ये गांधी जी के आदर्शों पे चल रहे हैं तो गांधी जी ने तो फर्स्ट में ही कहा था कि जब देश आजाद हो गया था कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, राकेश जी आएंगे बारी बारी से। ठीक है, राकेश जी आएंगे बारी बारी से। आप देखिए, आप जब बोल रहे थे तो वो बिल्कुल चुपचाप रहे। राकेश जी अपनी बारी पर बोलेंगे तभी दर्शक समझ पाएंगे, अदरवाइज फिर मजबूरी में आवाज करना अच्छा नहीं लगता। बारी बारी पे राकेश जी, आप विद्वान प्रवक्ता हैं जी। कैप्टन जी पूरा करिए जी। मैं वही बताना चाहूंगा कि ये गांधीवादी बात कर रहे हैं मगर गांधी जी को ये कितना मानते हैं, गांधी के सिद्धांतों को कितना मानते हैं, गांधी के आदर्शों पर कितना चल रहे हैं। अब ये बताएंगे क्या? गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि देश आजाद होने के बाद कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, अब इस कांग्रेस की जरूरत नहीं है। और मगर फिर भी आज ये कांग्रेस चली जा रही। इनके जो है ना, जिन्होंने बाबा साहब संविधान रचेता, उनको पार्टी छोड़ के क्यों जाना पड़ा? जब देश आजाद हुआ धारा 370 कश्मीर में क्यों लाए? गांधी जी ने तो नहीं कहा था कि लगाइए, ये तो नेहरू जी ने लगाई थी। तो आप इस पे आपके पास जवाब है, क्या जरूरत पड़ गई? जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस टाइम के गृह मंत्री थे वो इसके सख्त खिलाफ थे, मगर नेहरू जी लेके आए। गांधी जी ने तो नहीं कहा था कि आप संविधान को बीच में उसमें संशोधन करके और सेकुलर शब्द डलवाए, आपने डलवाया। गांधी जी ने तो नहीं कहा था कि आप देश को जो है ना बंधक बना के और इमरजेंसी लगा दें, गांधी जी के शब्द तो नहीं थे ये सब, फिर भी कांग्रेस ने किया। तो गांधी जी के आदर्शों पे आप कितना चलते हो वो देश जानता है। गांधी जी के आदर्शों पे अगर कोई चल रहा है तो वाकई में बीजेपी चल रही है। आज भी बीजेपी गांधी के आदर्शों पे ही चलती है। गांधी जी लिए हमारे शुरू से सम्मानित है और आज भी है और आगे भी रहेंगे। मगर आप सिर्फ गांधी के नाम पे वोट अभी तक बटोरते रहे हो और आगे भी कोशिश कर रहे हो। उनका फर्जी गांधी टाइटल लेके घूम रहे हो, मगर गांधी वाला काम एक भी नहीं है। बता दिए आपके कि गांधी के आदर्शों पे आप कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है, जवाब लेंगे उनसे, लेकिन उससे पहले, ठीक है राकेश जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं बीच में संजीव त्रिवेदी जी को चर्चा में लाना चाहता हूं। संजीव त्रिवेदी जी, आप 2017 का जो चुनाव लड़े थे वो दोनों लोग साथ साथ मिलकर लड़े थे, और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद आप लोग अलग अलग हो गए। आपने ये कहकर ठीकरा भी फोड़ दिया कि कांग्रेस को हमने ज्यादा सीटें दे दी थी, इस वजह से हमारी ये दुर्गति हुई, ये दशा हुई। क्या इसी वजह से कांग्रेस को साइकिल पर अखिलेश यादव जी नहीं बैठा पा रहे हैं? अब तो वो रूठे हुए शिवपाल यादव जी को भी उन्होंने साथ में ले लिया है, अब क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए मेरी बात समझिए, 2017 में एक इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश का, एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि कांग्रेस जैसी पार्टी को रखा जाए साथ में, लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, जिसके कारण पूरे गठबंधन की सीटें कम आई और हमने उनको उनकी स्थिति से ज्यादा उनको सीटें दी। इसका फायदा उनको तो जरूर मिला होगा, लेकिन हमको नुकसान हुआ, जिसके कारण शायद हम लोग सत्ता से दूर हुए। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। इस बार इस तरीके का किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जा रहा, बल्कि छोटे छोटे जो दल है उत्तर प्रदेश में उनको जोड़ने का काम किया गया, और वो सारे दल जो समान विचारधारा, जो समाजवादी विचारधारा के दल है, ठीक है, जिनका उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश की कम्युनल हार्मनी में विश्वास है, उनको जोड़ने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। ठीक है, और हम सफलतापूर्वक सबको जोड़ने में सफल भी हुए हैं, और निश्चित रूप से 2022 में भी 1 महीने 2 महीने बाद सरकार बनने वाली है, हम लोग सरकार बनाएंगे। ठीक है। संजीव त्रिवेदी जी, आपने पहले राउंड में ये कहा था कि बीजेपी जो है वो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है। सर, आपके आने से पहले आप लोग मेट्रो का बहुत मतलब चौराहों पर खूब ढोल पीट रहे हैं कि हमने मेट्रो दी, हमने डायल 100 दी, हमने 108 नंबर एम्बुलेंस दी, हमने इकोना स्टेडियम दिया। आप भी तो नई नई चीजें लेकर आए थे ना। अगर कहीं पर कोई चीज, कहीं पर कोई रिफॉर्म हो रहा है तो रिफॉर्म से इतनी आपत्ति क्यों है? आखिर फर्जी वोटिंग, संजीव त्रिवेदी जी सवाल सुन लीजिए, संजीव जी सवाल सुन लीजिए। अभी 4 दिन पहले संजीव जी आवाज आ रही है आपको? लेके आए संजीव जी आवाज आ रही है आपको? किसानों के लिए हम कर रखा एक आवाज मिल पा रही है आपको? संजीव जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं सुन रहा हूं। हाँ, सवाल सुन लीजिए। आपने रिफॉर्म को लेकर कहा, आपने भी कई चीजें नई की जो पहले सरकारों में नहीं हुई थी। आपने कुछ ट्राई किया, कुछ चीजें अच्छी हुई, कुछ चीजें गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज रिफॉर्म की बात हो रही है, फर्जी वोटिंग के लगातार आरोप लगते हैं, किस तरीके से चुनाव में धांधली होती है आपने देखा है। मैंने तो यहां तक भी रिपोर्टिंग करते हुए देखा है कि सर राशन कार्ड लेके जाइए और फोटो स्टेट कॉपी, ये फोटोकॉपी मशीनों वाली दुकानों पर तक आप सैकड़ों की संख्या में वोट बनवा लीजिए दिन के दिन, और फर्जी वोटिंग धड़ल्ले से होती है। अगर उन चीजों पर, बोगस वोटिंग पर रोक लग रही है
तो क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, मेरी बात समझिए। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य समय है, जैसे पूरा विपक्ष ये मांग करता चला आ रहा है कि ईवीएम को बैन कर दिया जाए, बल्कि पूरे विश्व में अधिकांश देश इस समय ईवीएम पे काम नहीं कर रहे हैं, ईवीएम पे अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं चला रहे हैं। लेकिन भारत में आज भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ईवीएम में चल रहा है। ईवीएम को खत्म करने के लिए बार बार चर्चा की जा रही है। भाजपा उसके लिए कोई बिल नहीं लेके आ रही है। सर कमाल करते बिल लाना हैं चाहिए आज की डेट में। संजीव जी, कमाल करते हैं। दूसरी बातें कह रहा था, 2012 में ये मांग क्यों नहीं उठाई गई? समाजवादी पार्टी ने 2012 में क्यों नहीं कहा कि ईवीएम में 2009 के बाद हाँ भाजपा ने सबसे पहले उठाई। नहीं, भाजपा ने उठाई, ठीक बात है। भाजपा तो आज भी नहीं उठा रही। भाजपा छत्तीसगढ़ हार गई, भाजपा राजस्थान हार गई, भाजपा की तरफ से नहीं कहा गया। भाजपा पंजाब हार गई, भाजपा उड़ीसा में हार गई, ठीक है, भाजपा महाराष्ट्र में भी उनका सही से मामला, भाजपा ने नहीं कहा। लेकिन आपने ये चीज 2012 में क्यों नहीं कही? अगर आपने मुझे बुलाया तो मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप सवाल नहीं सुनते हैं, आप सवाल नहीं सुनते हैं। आपने सवाल, मैंने आपको बता दिया, आपने सवाल सुन लिया, अब आपकी बारी है, अब आप बोलिए। वही मैं कह रहा हूँ, आपका पूरा सवाल मैंने समझ लिया। मेरा उत्तर तो ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही बोलिए। 2009 जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इलेक्शन हार जाती है, उसके बाद आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी सबसे पहले कहते हैं कि ईवीएम को हैक किया गया। उस समय विपक्ष तो और नहीं था, विपक्ष उस समय भाजपा के नाम पे था, और भाजपा के ही नेताओं ने सबसे पहले कहा कि ईवीएम हैक हो जाती है। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको हैकिंग का बताया कैसे हो सकती है। फिर किताब लिखी गई उसके ऊपर। जिस मुद्दे को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाया, आज उस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो वोटर आईडी अगर आधार से जुड़ जाएगी तो ईवीएम हैक हो जाएगी क्या? संजीव त्रिवेदी जी, नहीं, हम उसको विरोध नहीं कर रहे, मेरी बात पहले समझ लीजिए। सबसे पहले जिस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाया था, उस मुद्दे पर क्या हुआ? उस मुद्दे पर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? सबसे पहले इनको ईवीएम बैन कर देनी चाहिए। इनको पुराना जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, जो बैलेट से आप अगर कोई आरोप लगाते ना तो उसके पीछे आधार देना होता है। इलेक्शन कमीशन की ओर से हैकाथॉन नाम की एक प्रतियोगिता की गई थी। सभी पार्टियों को उसमें बुलाया गया था कि आइए और हमें हैक करके बताइए। सर, पार्टियां वहां पर गई नहीं, सिद्ध करना तो दूर की बात थी। पहले मेरी बात समझ लीजिए। अगर आप उस प्रतियोगिता में ये कहिए कि हम आपको ईवीएम नहीं देंगे, आपको छूने को नहीं मिलेगा, आप बताइए इसको कैसे हैक? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। ईवीएम थी, आयोग ने कहा था ईवीएम थी, लेकिन आप अलग से टेम्पर करने की बात तमाम पार्टियों की तरफ से की गई थी। खैर, मैं आपके पास लौटता हूँ। कैप्टन आई सिंह जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं किशन कुमार जी आपके पास आता हूँ। पूरा विषय रख लें तो मुझे लगता है ज्यादा बड़ा विषय होगा और उस पर अच्छी डिबेट हो सकती है। ठीक है, पहली बात तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सबसे पहले इसकी टेम्परिंग पे बात की थी। ठीक है, इस पर भी डिबेट रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परिंग से बचना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, पहली बात तो पवन जी, ये बात ये है, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए आवाज उठाई थी। चलो मान लेता हूं, तो उस टाइम फिर आप भी सरकार में शायद कांग्रेस के साथ शामिल रहे, अगर सपोर्ट दिया या बाहर से दिया, मगर रहे साथ में है कांग्रेस, तो आपको कब उस टाइम इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आपने क्यों नहीं लिया? आपको अगर आज जो काम कर रहे हैं वो आप पहले कर जाते तो हमें करना ही नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात यह है, आज दिक्कत इनको ये नहीं है, आज दिक्कत इनको ये है कि ईवीएम को ये बता रहे हैं, अगर हम ईवीएम में हैंग होती तो हम 4-5 राज्य क्यों वहां हमारी हार हो जाती। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, जिसमें बहुत ही अच्छा हमारा सरकार चल रही थी और दोबारा भी लग रहा था कि ये राज्य हमारे हाथ से बिल्कुल नहीं जाएगा, यहाँ तो हमारी सरकार बनेगी बनेगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में हम सोच रहे थे भाई सरकार बनेगी, राजस्थान तो चलो फिर भी ठीक है कि एक बार ये एक बार वो होता रहता है। ऐसे काफी जो है हमारे हाथ से जो राज्य गए, अगर ईवीएम हैंग होती तो ये क्यों चले जाते। बंगाल में हम 77 सीटों पे आए, हम सरकार ही बना लेते अगर ईवीएम हैंग करते तो। क्यों नहीं वहां से हम ऐसे आते। मुझे लगता है साफ ये है कि नियत इनकी ठीक नहीं है, इन्हें सिर्फ जो है ना किसी ना किसी पे ब्लेम लगाया है। अगर ये हार जाएंगे तो ईवीएम खराब है और जीत गए तो ईवीएम का नाम नहीं लेंगे, तो जो है ना अपने नेता को बताएंगे कि हमारे नेता की मेहनत रही, हमारे नेता का चेहरा बहुत अच्छा है। तो इनकी नियत और सोच जो है ना वो जो है ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर ब्लेम लगाने वाली बन चुकी है। ये ईवीएम अगर यही ईवीएम जब इनको जिता देती है, ठीक है, तो बहुत अच्छी है। ठीक है विशन कुमार जी, एक नई डिबेट में इसमें एक सब्जेक्ट ऐड करना चाह रहा हूं। आजकल रैली जो हो रही है, वो चाहे किसी की रैली हो, वो चाहे सपा की रैली हो, कांग्रेस की रैली हो, बीजेपी की रैली हो, हालांकि बीजेपी की जो रैली है उसमें सरकारी मशीनरी का उपयोग होता है, ये आरोप लगते रहे, लेकिन हम लोगों ने, आपने भी कवर किया है, मैंने भी देखा है, जिसकी सरकार होती है पूरा सरकारी अमला उसमें लगता ही है। उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे। बात यह हो रही है कि जब सारी ही पार्टियों में
छोटी पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा की रैली हुई, उसमें भी बिल्कुल मैदान भरा हुआ है। तो ये जो रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, इसमें कितने दर्शक हैं केवल जो केवल हेलीकॉप्टर देखने चले आए? गांव में इतना भी बहुत होता है। मैंने तो यहां तक ही देखा है कि कहीं पर जेसीबी मशीन, विश्वनाथ कुमार जी और लाइटर नोट अगर नाली साफ करने लगती है, वहां पर भी 50 लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये जो बात कही जा रही है कि विपक्ष की रैलियों में भयंकर भीड़ उमड़ रही है, ये सत्ता परिवर्तन का संकेत है। इसमें कितना दम आपको लगता है आपके पत्रकारी नजरिए से? विश्वनाथ कुमार जी। देखो पवन जी, भीड़ इकट्ठी होना कई माध्यम से होती है। अभी एक सत्ता पक्ष की बात की है तो सभी पार्टियां उसका अपना मिसयूज करती हैं, वो करती आई है और होता भी रहेगा भविष्य में भी, क्योंकि वो कहीं दिखाई नहीं देता, इस प्रकार से होता है। दूसरा, जो इस समय भीड़ इकट्ठी हो रही है, आपने एक एग्जाम्पल दिया कि कहीं एक सफाई भी हो रही है उसे देखने के लिए, कहीं कुछ एक थोड़ा सा विवाद हो जाए उसे देखने के लिए। अभी मैं कल की घटना विवाद था, एक नया व्यक्ति खड़ा हुआ, उसे गोली लग गई, दिल्ली का केस है। तो वो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, आम बात है इस तरह से। लेकिन कुछ इस तरह भी गांव के लोग अपने खेत फसल में काम करने के बाद, दोपहर के बाद, हिस्से में गन्ने का फसल है, दूसरी फसल के बाद थोड़े फ्री होते हैं, तो वो जल्दी काम करके, उनके पास समाधान होता है, जल्दी काम करके वो वहां जा सकते हैं। तो वो देखने जाते हैं। कई बार अच्छा हेलीकॉप्टर आया हुआ है, कई बार नेता कौन आए हुए हैं, कई बार कुछ इंडस्ट्री से लोग आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से लोग आते हैं, तो अन्य कई कारण बनते हैं। विशेष तौर पर जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, ये जो पार्टी के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वे अलग मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी भी होती है जो इस प्रकार से भीड़ पहुंचती है, एक दूसरे की देखा देखी, जैसे हमारे हिंदुस्तान में कहा गया है कि भेड़ चाल चलते हैं, तो उस प्रकार से कई लोग दोस्त है तो हम चलते हैं, तो परसेंटेज इससे बढ़ जाती कई बार। तो इस सभी चांसेस बनते हैं। गांव देहात के आसपास जो रैलियां होती है उनमें ज्यादा, शहर का व्यक्ति व्यस्त होता है, वो कम पहुंच पाता है, लेकिन गांव का व्यक्ति इस प्रकार भी पहुंचता है। एक और तरीका है, वो शहर में किसी काम से गया हुआ है, उसे पता अभी जाम में फंसूंगा उस रास्ते में, तो थोड़ा रैली का ही आनंद ले लेता हूं। जैसा इतिहास रहा है यूपी का, कि यूपी में किसी भी पार्टी की सरकार जो है वो रिपीट नहीं हुई। एक टर्म के बाद आई, लेकिन लगातार रिपीट नहीं हो पाई वो। इसको अगर देखकर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है वो सत्ता परिवर्तन का संकेत है, ये कहा जा रहा है। इसमें कितनी दम दिखाई देती है आपको? देखो, सरकार जो इस समय चल रही है उसने काम किए हैं, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, सड़कों का विकास किया हुआ है, महिलाओं के प्रति। एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा, सुरक्षा का जो विषय है। वास्तविक उत्तर प्रदेश में पहले बहुत बुरी स्थिति थी, लूटमार खूब थी, कहीं कोई दो राय नहीं है। आज दिल्ली में उल्टा ऐसा हो चुका है, दिल्ली में आदमी सेफ नहीं है, उत्तर प्रदेश में सेफ है, ये सत्य है। इसमें कोई पार्टी कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन ये सत्य है आज की हालत में। तो सुरक्षा से मजबूती मिली है, या दूसरे कुछ विकास कार्य हुए उनसे, लेकिन कुछ कमियां अभी भी हैं। अगर उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सुधार करेगी तो रिपीट होना संभव है। जैसे कि कई मामले हैं, आप देखते हो, जनता के मैंने कल भी चर्चा की थी कि वो जो आवारा पशु का मामला है, गन्ना किसान का मामला है, अगर वो बढ़ जाए थोड़ा सा, या बिजली का मामला है, कुछ दूसरे अन्य और मुद्दे भी हैं, उसे ले तो भारतीय जनता पार्टी के चांसेस बन जाएंगे, अन्यथा विपक्ष मजबूत होने के चांस है। ठीक है राकेश सिंह जी, अब मैं आपका रुख करता हूं। आपको याद होगा वो लंबी लंबी मजदूरों की लाइनें, मैं बात कर रहा हूं जिस समय फर्स्ट लॉकडाउन लगाया गया था कोरोना काल के टाइम। अब उस वक्त प्रियंका गांधी एकदम से उन्होंने स्टैंड लिया और वो सामने आए और उन्होंने 1000 बसों का ऐलान कर दिया था। तब से लेकर यूपी की जनता ये मानकर चल रही थी कि आपकी पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ स्टैंड इस विधानसभा चुनाव में लिया जाएगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आपकी जो बारात है वो बिंदुले की है। भाई, सीएम कैंडिडेट कौन होगा आपका, अभी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। और जो महिलाओं को लेकर प्रियंका गांधी ने एक हाइप क्रिएट किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने तो उस गुब्बारे में पिन छेद दी। आज उन्होंने बहुत लंबे लंबे ऐलान कर डाले हैं। राकेश सिंह जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी जो ऐलान करते हैं वो कोई नई बात नहीं है, 7 साल से देश देख रहा है। उनके ऐलानों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है ये तो देश का बच्चा बच्चा समझता है। बहुत सारे उनके ऐलान, नोटबंदी का ऐलान था, आज तक देश भुगत रहा है। कोरोना में उनका ऐलान था, थाली और ताली बजाओ, आज तक देश भुगत रहा है। ऐसे बहुत ऐलान है, एक लंबी फहरिस्त है। तो उनकी बात को अब देश गंभीरता से नहीं लेता। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी जरूर लेती है। अगर वो बोलते हैं थाली लोटा बजाओ, बजाएंगे, कपड़े पहन के गंगा स्नान करो, करेंगे। अभी जो मैं आखिरी बात खत्म हुई थी, गांधी जी को लेकर जो उपदेश दे रहे थे, उनको ये याद रखना चाहिए कि गांधी जी की हत्या के को बैन करा था और सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं करा था, आरएसएस को, उनके हत्या में हाथ होने के कारण। तो ये भूलना नहीं चाहिए। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको परेड के लिए बुलाया, ये भी बताइए। माफी मांगी थी ना, गलती की माफी मांगी थी। जो अपराधी थे उनको सजा हुई थी, फांसी हुई थी। आरएसएस के किस स्वयंसेवक को उसमें
कोई सजा हुई या फांसी हुई थी? किसी का नाम बताएंगे? आरएसएस तो कह रही थी कि नाथूराम नाथूराम गोडसे हमारा आदमी है ही नहीं। गोडसे अभी क्या कैप्टन था? आई सिंह जी से पूछ लेते हैं। नाथूराम गोडसे क्या था? हाँ, कांग्रेस कैप्टन का आई सिंह जी, सदस्य था। नाथूराम गोडसे किसका बीजेपी सदस्य था? आरएसएस के आदमी थे, हालांकि उस वक्त तो विचारधारा को बीजेपी थे भी मानता नहीं। था। नहीं, शायद राकेश अरे जी को इतिहास की जानकारी नहीं देख है। रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो क्या है? नाथूराम गोडसे से शुरू होती है ना, और कहां से शुरू होती है? पवन जी, कांग्रेस से होती राकेश है। जी को शायद इतिहास की जानकारी नहीं है। जो विचारधारा है, कह रहे हैं कि ये किसकी आपको नहीं है विचारधारा? श्रीमान अरे जी, हम आपको आपकी नहीं है। विचारधारा जैसे तो जो है ना प्रवीण इटली से अगर शुरू इतिहास होती की है, जानकारी होती तो ना क्या हम आपको, आपको इटली तो का आप मान सच लें? बोलते। आपकी है ना, विचारधारा गांधी तो जी एक का- अरे विशेष आप फिर वही समुदाय आ के गए। लिए होती है। आपके पास जवाब नहीं है। आपका प्रधानमंत्री गांधी जी तो की हत्या खुले किसने मंच की से थी? कहता आप है बताइए। कि देश के RSS सारे को प्रतिबंध किसने लगाया संसाधनों था? पे आज सरदार मुस्लिम वल्लभ भाई समाज पटेल का के अधिकार पीछे है, बाकी हाथ देश लेके तो घूम मतलब रहे आपकी हैं, निगाह में है ही मूर्ति नहीं। बना रहे हैं। तो उनने आप आपको सोचिएगा प्रतिबंध कि लगाया आपकी था। विचारधारा उन्होंने क्या तो है? आपको दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया था। आप तो बिल्कुल दुत्कारा था। उसके बाद भी आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय बोल रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए। वो आपको क्या स्वीकार करेंगे? उनके आत्मा स्वीकार करेगी ऐसे हत्यारों को, जिनकी ओर आज जो लोग देश में भारतीय जनता पार्टी के सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं, उनको नाम लेने का अधिकार है क्या? कहीं से उनका अधिकार बनता है? बताइए कैसे? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। देश के पहले गृह मंत्री थे और जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस राज्यों के थे। को भारत में विलय कांग्रेस कराया के था। थे। बोलिए, कांग्रेस के थे। नेहरू जी ने नहीं कराया था। कांग्रेस के और गृह आपने मंत्री क्या थे। दिया बदले में उन्हें? आपने बदले में कोई एक पहचान बनाई उनकी? कोई एक भी उनके नाम में आडवाणी कहीं जी को स्टेचू क्या दिया बनाया? आपने? एक भी आडवाणी जी यूनिवर्सिटी को क्या बनाई दिया वल्लभ भाई आपने? के नाम आपके से? लोग क्या कहते बनाया हैं, है आपने? आपके ठीक लोग है। पूछते हैं, सिर्फ आपने एक आपके परिवार को आपने किया। खिला दिया। आप एक परिवार को लेके चले। ठीक है कैप्टन सिंह जी, अब मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। राकेश सिंह जी, आपके आडवाणी जी जैसे व्यक्ति को घर बिठा दिया। ठीक है राकेश सिंह जी, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, आज लालकृष्ण आडवाणी की बात हो रही है। विश्वेंद्र कुमार जी, याद होगा आपको भी, जिस वक्त हिंदुस्तान की सरकार का गठन होना था और यह तय हो रहा था कि प्रधानमंत्री कौन होगा, उसमें कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनेगा उसी के बात हुई थी कि वही प्रधानमंत्री बनेगा, उसी का दावेदार होगा वो। उस समय प्रदेश की जो कमेटीज थी ना, उनसे वोट मांगे गए थे कि कौन इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बने। आपको याद होगा उस समय कितनी समितियों ने रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में वोट किए थे और कितने लोगों ने वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में वोट किए थे, और जवाहरलाल नेहरू जी किस तरीके से प्रधानमंत्री बने थे यह भी पता होगा। उस समय वल्लभ भाई पटेल की इस दूरदर्शिता की चिंता कांग्रेस को या जवाहरलाल नेहरू जी को क्यों नहीं हुई? राकेश सिंह जी, आप 50 साल तो उठा रहे हैं, जब मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे। अभी मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने, क्या वोटिंग से बने? आडवाणी जी का दावा था, उनको क्यों घर बिठाया? मुरली मनोहर जी को धक्का देके क्यों बाहर करा? राकेश जी थोड़ा कुछ पढ़ के कुछ याद करके आया करो। आपको शायद जानकारी नहीं है। सुन लेते हैं उनको। किया गया है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया जो सजा याफ्ता था। क्यों बनाया? क्या और कोई गृह मंत्री नहीं मिला बनाने? समझदार पढ़ा लिखा इंसान नहीं था? देखिए, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कड़वी हैं, वो जो हो सकता है सुनने में बहुत खराब लगे आज, लेकिन सच तो है, सच तो स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस के शासन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे, किसने बनाया था? नेहरू जी ने बनाया था। उन्होंने 2 साल किनके नेतृत्व में काम करा? नेहरू जी के नेतृत्व में काम करा। धोखा देके कौन भागा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी भागे। तो किसकी गलती है? उस वक्त तो कांग्रेस के अलावा कुछ और था ही नहीं, और वो रीजन क्या रहे थे? ये एक लंबी डिबेट है, ये एक लंबी डिबेट है। मुझे लगता है पूरे दिन इस विषय पर डिबेट की जा सकती है। राकेश सिंह जी, ठीक है, मुझे बता सकते, सच तो जनता को जानना पड़ेगा, अधिकार है जानने का। ठीक है, और अगर आप सच नहीं बोल देंगे तो ठीक है। अब मैं संजीव त्रिवेदी जी के पास जाना चाहूंगा। संदीप त्रिवेदी जी, फाइनल कमेंट आपका, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप भी करना है। संजीव त्रिवेदी जी, संदीप त्रिवेदी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं हाँ, आपका फाइनल कमेंट। नहीं, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? किस विषय में हमको फाइनल कमेंट देना है? आपकी पार्टी, आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। अगर मैं पूछ लूं कि अभी आप वोटर आईडी, जो आईडी है, आधार कार्ड से जोड़ने को लेकर हमारा प्रोग्राम है। दूसरी बात, जो सपा और बीजेपी के पहले रिश्ते रहे, कहा तो यह भी जाता है कि जिस वक्त ये कार सेवकों के ऊपर गोली चली थी, उस वक्त भी विनय कटियार जी के ऊपर आरोप लगे थे कि वो मुलायम सिंह जी के पास से उठकर गए थे। उसके बाद वो सब कार्रवाई हुई। नहीं हुआ है, इनको एमएसपी पे कानून लाना चाहिए, एमएसपी अनिवार्य कर देनी चाहिए। इस तरीके से युवाओं के रोजगार का काम करना चाहिए, रोजगार पर बात करनी चाहिए। इन मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे देश आगे बढ़े, जिससे देश की जनसंख्या को फायदा मिले, देश के लोगों को फायदा मिले।
नए नए तरीके का एक्सपेरिमेंट करना आज मुझे लगता है इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, जितना जरूरी है दूसरे और महत्वपूर्ण मुद्दों को आगे बढ़ाना। ठीक है, जितना युवाओं का रोजगार, ठीक है। किसानों का एमएसपी का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। ठीक है। जैसे भी पत्रकार साहब बोल रहे थे कि आज उत्तर प्रदेश सेफ है, मुझे समझ में नहीं आया उत्तर प्रदेश सेफ कहा। एनसीआरबी का डाटा आज ही आया हुआ, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश किस तरीके से अनसेफ है, जहां सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है। बिल्कुल पवन जी, मैं और वो कह बताना रहे हैं उत्तर चाहूंगा, प्रदेश सेफ है जहां महिलाएं सुरक्षित है। पवन जी मैं बताना चाहूंगा, आज उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। ठीक है, कानून व्यवस्था चौबंद है। आज महिला वहां बाहर निकलने में डर नहीं रही है। इनके टाइम में महिला घर से बाहर निकलती थी तो वो खुद भी सोचती थी कि हम सुरक्षित वापस पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, और घर वाले तो तब तक सोचते रहते थे जब वापस नहीं आ जाती थी। और इनके यहाँ जितने भी थाने थे उनको इनके नेता और गुंडे चलाते थे। ये इनके टाइम कानून व्यवस्था थी। आज हमारे यहाँ कानून व्यवस्था पूरा उत्तर प्रदेश मान रहा है कि अगर कानून व्यवस्था किसी ने संभाली है तो बाबा योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। आपके यहाँ तो गुंडों माफियाओं का राज्य था। अतीक अहमद थे, मुख्तार अंसारी थे, कितने थे जिनके लिए पुलिस साथ में प्रोटेक्शन दे के चलती थी। तो ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश याद रखे हैं, भूला नहीं है कि समाजवादी का शासन कैसा था। भू माफिया आपके यहाँ हावी हुआ करते थे, रेत माफिया आपके यहाँ हावी हुआ करते थे, और तो और चंबल के डकैत भी मुलायम सिंह को अपना आदर्श मानते थे, फिरौतियों में हिस्सा पहुंचता था वहां। चलिए ठीक है, राकेश सिंह जी आपका फाइनल कमेंट, कौन बनेगा मुख्यमंत्री आपकी? देखिए, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, आप यूपी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अभी तो देश ही सुरक्षित नहीं है, ना देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, तो राज्यों की सुरक्षा की तो बात करना बेमानी है। यहाँ तो एक दूसरे से लूटपाट चल ही रही है। देश की सीमाएं राकेश जी लगे हाथ दूल्हा तो बता दीजिए, आपकी बारात का अंदर घुस गया जी, आपकी बारात का दूल्हा तो बता दीजिए। ये तो चुनाव होने पे आपको स्वयं दिख जाएगा ना। आपको पता था कि जब चुनाव लड़ रहे हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, उसके पहले अडवाणी जी बनी जाएंगे। नहीं, उससे पहले पीएम कैंडिडेट के रूप में पूछ दिया गया था, बता दिया गया था। वो तो जबरदस्ती घोषित हो गए थे कब्जा करके, वो अलग चीज, जो कांग्रेस में नहीं होता। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी में होता है, कब्जा कर लिया जाता, धक्का देके भगाया जाता, ये तो होता है, परंपरा है। तभी एक परिवार काबिज है कांग्रेस पे, दूसरा कोई आदमी आ नहीं पाया अभी तक। ठीक है, विश्वनाथ कुमार जी, अब आपको बोलने से क्या होगा? आपका जो परंपरा पवन जी, आज हमारे दो मुद्दे थे। एक तो आपका आधार कार्ड का मुद्दा था, जो चुनाव कानून संशोधन विधेयक जो 20 तारीख में 2021 में लाया गया, उसकी वजह से बहुत सारे कई फायदे होने वाले हैं। फर्जी मतदान रुकेगा, और 4 बार एक विशेष बात हो रहा है इसमें, 4 बार आप जो 18 साल पूरी कर चुका है युवा, वो 4 बार अपना नाम जुड़वा सकता है। जो पहले 1 जनवरी को था, अब 1 अप्रैल को भी, 1 जुलाई को भी और 1 अक्टूबर को भी। पहले सिस्टम था कि एज कभी भी पूरी हुई, पर 1 जनवरी को उसको अधिकार था, ये लाभ उसको मिलेगा। और दूसरा, फर्जी मतदान रुक जाएगा। फर्जी राशन की जो समस्या है, लाखों राशन कार्ड आज भी फंसी है, वो बंद हो जाएंगे। और फिर भी उसके बाद भी मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो जुड़वा सकते हैं, ये भी उसमें लाभ है। दूसरा, आज संघ और सपा की जो बात चल रही थी मोहन भागवत जी की, देखो हमारा देश बहुत बड़ी संस्कृति का देश है। हमारे गुलदस्ते में बहुत सारे फूल है, वो इकट्ठे होते बड़ा सुंदर दिखाई देता है गुलदस्ता उस समय। तो उसी प्रकार जब शादी समारोह होता है, सभी रिश्तेदार, सभी लोग जानकर आते हैं। वही एक फंक्शन था, उसमें लोग आए थे, बैठे थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम था। इसको सपा और भाजपा के साथ, ये तो मुझे नहीं लगता कहीं दूर दूर तक भी संभावित है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विश्वेंद्र कुमार जी, राकेश सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया, कैप्टन आई सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका, और संजीव त्रिवेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया आर्या न्यूज में इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो वोटर आईडी को आधार से जोड़ने को लेकर आपने इस पूरी चर्चा का लबोलुआब ये सुना कि इससे फर्जी वोटिंग को लेकर जो तमाम विसंगतियां हैं वो दूर हो सकती हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी है, जो दूसरा इसका है, क्योंकि इसके डार्क साइड भी समझा जाएगा। डार्क साइड यह है कि हमारे यहां डेटा सुरक्षा को लेकर दिक्कत है। हमारे यहां प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल जो है वो भी हैक कर लिया जाता है। ऐसे में इस डेटा की सुरक्षा को लेकर किस तरीके की नीति सरकार लेके आएगी, ये भी जनता जानना चाहती है। और बात रही कि मुलायम सिंह और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी मिल रहे, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई कम से कम आपसी भाईचारा इतना बना रहे और इस चुनावी राजनीति में आपसी संबंध प्रभावित ना हो। इसको सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट की तरह लिया जाना चाहिए। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।